प्यारी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा अलीगढ़ वाली बुआ जी की राखी या कोरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट्स गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी और पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। गाजियाबाद और फरीदाबाद वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस रेवाड़ी वाली मंजू बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ, कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियों और तोहफों को देख ले। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी, मंजू का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा मंजू बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी अपने कलाई पर बांधते थे। मंजू बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वह एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से उन्हें बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी का थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे अक्षत को भी मोहल्ले के एक साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह से जिए जा रही थी। मंजू बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से मंजू के घर रेवाड़ी उसे बगैर बताए जाएंगे। मंजू दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता पानी भी मंजू दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने मंजू बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली कालिंदी पैसेंजर से हम सब रेवाड़ी पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल्स के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सलवटें साफ दिखाई दे रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम में मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई भी जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण के लिए देखते रह गए। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या फिर अपने अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान भी नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था। पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरत के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना भी बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया, भाभी, अंश, तुम सब अचानक आज यहाँ पर? सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मंजू, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास जाकर बैठ गई। बुआ जी का बेटा अक्षत दौड़कर फूफा जी को बुलाकर ले आया।
राखी बनवाने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई और सबके लिए नए ड्रेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरा घर का हुलिया बिल्कुल बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ जी के चेहरे पर सच तो यह है कि उसे कभी भी सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियाँ सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर मम्मी, बुआ और फूफा जी दौड़कर बाहर गए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जय बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। अलीगढ़ वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया था कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया कि इस बार मंजू के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उनकी सहायता भी करेंगे। मंजू बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था सबने उन्हें। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार ही था सबके लिए। रात एक बड़े आश्रम में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते कब काफ़ी रात हो गई पता ही नहीं चला। अभी भी मंजू बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में झलक आते अपने आंसू को पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही हम सब चादर बिछाकर लेट गए थे। मंजू बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए। सब लोग बुआ को अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल पहुंच के पता चला कि बुआ काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। डॉक्टर ने बुआ को खून की काफ़ी कमी बताई। इसी वजह से बुआ बेहोश भी हो गई थी। पापा ने आगे बढ़ के बुआ को खून देने की इच्छा जताई। पापा ने 2 बोतल खून दे दिया। अब अगले दिन बुआ को होश आया तो बुआ सबको अपनी वजह से परेशान देखकर रोने लगी। सबने बुआ को चुप कराया। 3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद जब बुआ घर पर आई तो सबने अपना सामान पैक कर लिया था और अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। बुआ ने सबको धन्यवाद दिया, लेकिन अचानक बुआ फिर बेहोश होकर नीचे गिर गई। एक बार सब फिर घबरा गए। हम बुआ को फिर से हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन बुआ हम सबको छोड़ के दुनिया से जा चुकी थी। पापा तो बिल्कुल निशब्द हो गए। पापा की गोद में एक बच्चे की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उठ के कहेंगी कि भैया आपने मेरी राखी का शगुन दे दिया।